दोस्तों, मंथली इम्पोर्टेंट हिस्ट्री की जो घटना है उनके बारे में हम बात करते हैं। फिर दोबारा से आपका स्वागत है। और आज हम देखेंगे 30 मार्च में को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। तो राजस्थान दिवस मनाया क्यों जाता है? क्योंकि इस दिन राजस्थान का एकीकरण हुआ था और जो राजस्थान राज्य है पूरा बना था। लेकिन आपने इस वाले टॉपिक पे बहुत सारे वीडियो देखे होंगे। मैं यहाँ सिर्फ और सिर्फ राजस्थान एकीकरण की बात नहीं करूँगा, मैं पूरे के पूरे देश के एकीकरण की बात करूँगा और उसी से इंटीग्रेटेड करके हम राजस्थान एकीकरण को देखेंगे। क्योंकि मेरा मानना ये है कि इतिहास को जब आप एक इंटीग्रेटेड फॉर्म में पढ़ते हो, लोग चीज़ों को आपस में कनेक्ट करके पढ़ते हो, जब ही इतिहास की परिपूर्णता को आप समझ सकते हो और उसको ज़्यादा टाइम तक याद रखने में आपको सहायता मिलती है। इस तरह की बातें हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि एकीकरण है क्या। तो एकीकरण का मतलब ये था, आप जब देखोगे कि भारत जब स्वतंत्र हुआ था 1947 में, तो भारत के पास लगभग 565 ऐसी रियासतें थीं जहाँ पे अंग्रेज अप्रत्यक्ष रूप से राज कर रहे थे। वहाँ पे राजा होते थे, लेकिन कुछ मामलों में विदेश और सुरक्षा के मामले अंग्रेज उनको होल्ड करते थे, लेकिन वहाँ का जो लोकल प्रशासन था वो वहाँ के राजा द्वारा किया जाता था। तो अब जब देश स्वतंत्र हुआ, अंग्रेज जाने की बात कर रहे थे, तो उस समय पे प्रॉब्लम ये हुई कि इन रियासतों का क्या किया जाए। अगर इन रियासतों को खुला छोड़ दिया जाए तो होगा क्या कि भारत में बहुत सारे देश हो जाते। 565 लगभग रियासतों की बात की जाती है। इसमें भी इतिहासकारों के अपने अपने मतभेद हैं, कोई ज़्यादा भी बताते हैं, कोई कम भी बताते हैं। तो ये दिक्कत हुई। तो आप देखोगे कि जब देश स्वतंत्र हुआ तो महात्मा गांधी के पास दो अच्छे इंडिया एवं वर्ल्ड लेवल के लीडर थे। वो थे एक तो आपके जवाहरलाल नेहरू और दूसरे सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो महात्मा गांधी ने ये इस रियासतों के एकीकरण की जिम्मेदारी सरदार वल्लभ भाई पटेल को दी। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को देश की जो देश का जो आप कहते हैं ना कि तासीर, वो बहुत अच्छी तरह से जानते थे और देश की तासीर के अनुसार उन्होंने ये काम किया। और उनके एक निजी सचिव थे वीपी मेनन, उन्होंने उनकी इनमें भरपूर सहायता की। आज हम ये भी बात करेंगे कि एकीकरण के छुपे हुए हीरो कौन हैं, जिनको हम नहीं जानते या जिनका नाम नहीं लिया जाता। कुछ ऐसे भी हीरो हैं जिन्होंने एकीकरण में अपनी बहुत मदद दी है, लेकिन उनका नाम आप लोग नहीं जानते। तो सबसे पहले जब रियासतों की जब बात की जाती है तो आप देखोगे कि एक संघ बनाने की कोशिश की गई थी भारत सरकार अधिनियम 1935 में। उस संघ में क्या था कि 60% जो हिस्सेदारी थी वो ब्रिटिश साम्राज्य की थी और 40% हिस्सेदारी थी वो रियासतों की थी। और उस संघ के निर्माण में ये शर्त रखी गई थी कि जो जो हमारी रियासतें हैं वो 50% रियासतें अगर लिख के इस संघ में शामिल होने का फैसला करेंगी तभी इस संघ का निर्माण होगा। लेकिन ऐसा हुआ 1935 में कि किसी भी रियासत ने लिख के नहीं दिया और वो संघ सिर्फ कागज़ों में ही रह गया। तो उससे बात आगे चलती है कि हमारी एक संस्था थी अखिल भारतीय देसी रियासत लोक परिषद। उसकी स्थापना कब हुई थी? आप जब देखोगे कि हरिपुरा अधिवेशन 1938 में सुभाष चंद्र बोस जब कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे और उन्होंने रियासतों के प्रति जब कांग्रेस ने रियासतों के प्रति क्या की थी, अपनी नीतियां स्पष्ट की थी कि रियासतों का क्या होगा और उनको हम किस तरह से मैनेज करेंगे। और तभी जो प्रजामंडल जो हमारे आंदोलन चल रहे थे उनको भी मान्यता दी गई थी। उसके बाद 1939 में लिन लिथगो जो भारत के वायसराय थे, उनके समय में एक आदेश दिया गया कि भाई जो छोटी छोटी रियासतें हैं जिनकी आय बहुत कम है तो उनको बड़ी रियासतों में शामिल कर दिया जाए। जैसे 50 लाख उनकी आय होनी चाहिए या 20 लाख से अधिक उनकी जनसंख्या होनी चाहिए। तो ये निर्णय लिए गए, लेकिन ये भी कुछ कारगर साबित नहीं हुए। आखिरकार हुआ ये कि आप देखोगे कि देश स्वतंत्र हो गया और देश स्वतंत्र हो गया तो फिर कांग्रेस ने एक निर्णय लिया 5 जुलाई 1947 को एक रियासती सचिवालय बनाया गया और सरदार पटेल को ये काम सौंप दिया गया। वीपी मेनन और सरदार पटेल ने ये काम बखूबी रूप से निभाया। और उसके लिए सरदार पटेल ने क्या किया कि घोषणा, जिन भी रियासतों की आय 1 करोड़ से ज़्यादा है और जिनकी पॉपुलेशन 10 लाख से ज़्यादा है वो अपना स्वतंत्र अस्तित्व बचा सकती हैं। बाकी सब रियासतें ख़त्म होंगी, उनको कहीं ना कहीं मिलना पड़ेगा, चाहे वो पाकिस्तान में मिले चाहे भारत में मिले। तो इस तरह की बात थी। उससे पहले मैं आपको एक बात और बता दूं कि एक रियासतों के लिए एक चैम्बर बनाया गया था ब्रिटिश सरकार द्वारा 1921 में, चैम्बर ऑफ प्रिंसेस। तो चैम्बर ऑफ प्रिंसेस में सभी रियासतें के जो राजा थे वो मेंबर हुआ करते थे। और इस समय उस चैम्बर ऑफ प्रिंस का जो अध्यक्ष था वो था भोपाल का शासक हमीदुद्दीन।
तो जब ये फैसला हुआ कि रियासतों का एकीकरण करना है, तो हमीदुद्दीन जो अपने वो चैम्बर ऑफ प्रिंस के लोगों से आपस में बात करने लगा कि कोई भी राजा अभी भारत या पाकिस्तान के साथ नहीं जाएगा, एक बार हम ये होने दो कि इंग्लैंड यहाँ से लौट जाए। इंग्लैंड के लौटने के बाद हम एक बैठ के डिसीजन करेंगे कि हमें क्या करना चाहिए। अगर हम भारत के साथ जाएंगे तो हम टफ बार्गेनिंग करेंगे भारत के साथ, या पाकिस्तान के जाएंगे, या उनके अंदर एक ऐसी महत्वाकांक्षा भी थी कि वो एक अलग से नया देश भी बना सकते हैं मिलके, जिसको उनको प्रिंसिंगतान उनका नाम दिया था। तो एक अलग से देश बनाने की भी कोशिश की गई। और इस तरह से जो राजा थे, आप जानते हो कि राजा राजा होता है, वो अपनी आलोचना नहीं सुनता और वो हमेशा राइट होता है। उसकी जो बात है, कही हुई बात ही हमेशा कानून होती है। तो जो हमारे पटेल साहब थे, पटेल साहब ने क्या किया कि ये अपना सूझबूझ से वो काम करते थे, और उनके लिए कहा जाता है कि वो जब भी किसी रियासत से बात करते थे तो वो वहाँ के प्रधानमंत्री को अपने यहाँ डिनर पे बुलाते थे, उसके साथ सुबह मॉर्निंग वॉक करते थे, और फिर उस तरह से उन्हें समझाकर इसके लिए एकीकरण के लिए शामिल किया करते थे। उसके लिए कहा जाता है कि सरदार पटेल ने पुरस्कार और दंड की नीति अपनाई थी। पुरस्कार मतलब वो उसके फ़ायदे गिनाते थे कि जब आप भारत संघ में शामिल हो जाएंगे तो आपको क्या क्या फ़ायदा मिलेगा। आप पूरे देश में चुनाव लड़ सकते हैं, आप प्रधानमंत्री बन सकते हैं, इतने बड़े देश की आय है जिसमें आपको शामिल किया जाएगा, आपको कुछ विशेष रियायतें भी दी जाएंगी, इस तरह की बातें की दी थी। और दंड के रूप में सरदार पटेल ये कहते थे, ध्यान रखना जब भी दंड की बात की जाती है, पटेल ने कभी भी सेना की धमकी नहीं दी थी कि हम आपके ऊपर सेना से आक्रमण कर देंगे। पटेल हमेशा जो धमकी दंड की बात करते थे वो ये कहते थे कि फिर अगर ऐसा हो नहीं किया आपने तो हम आपकी ही जनता को, आपकी रियासत की जनता को आपके खिलाफ खड़ा कर देंगे, और एक बार आपकी जनता आपके खिलाफ खड़ी हो गई तो फिर हम आपसे कोई भी रियायत नहीं करेंगे, कोई भी समझौता नहीं करेंगे, फिर सिर्फ जनता की बात मानी जाएगी और आपको हमारी शर्तें सारी माननी पड़ेंगी। तो इस तरह की चीज़ें जो पटेल थे वो कर रहे थे, और उसी के आधार पर उन्होंने लगभग सारी रियासतों का विलय कर दिया था। और कभी भी उन्होंने दंड के रूप में सेना की धमकी नहीं दी कि सेना के ऊपर आक्रमण कर देंगे। हालांकि उस समय पे जब ये बहुत सारा विवाद चल रहा था तो एक बार जवाहरलाल नेहरू को गुस्से आया था, और उन्होंने गुस्से में ये कह दिया था कि आप अगर भारतीय संघ में, रियासतों के लिए, कि आप अगर भारतीय संघ में शामिल नहीं हुए तो हम तुम्हें नष्ट कर देंगे। तो बाद में उन्होंने इसके लिए माफ़ी मांगी, और क्योंकि जो उस समय के जो हमारे गवर्नर जनरल थे लॉर्ड मिल्टन, तो उन्होंने उनको समझाया कि आप अगर इस तरह के बयान देंगे तो ये काम बहुत टफ हो जाएगा, और आप इस तरह से मत बोलिए, प्यार से और शांतिपूर्वक जितनी रियासतें आती हैं उनको आने दीजिए पहले, बाद में ऐसी बातें नहीं की जा सकती। दूसरी बात ये भी थी कि जब ये राजा अपने आप में महत्वाकांक्षी हो रहे थे, या तो अपना अलग देश बनाने की बात कर रहे थे, या बहुत टफ बार्गेनिंग की बात कर रहे थे, तो थोड़ा सा इनमें फूट डालने के लिए सरदार पटेल ने भी एक काम किया कि एक बार प्रिंस ऑफ चैम्बर के मीटिंग हो रही थी, और मीटिंग में सरदार पटेल गए, और सरदार पटेल ने जाने के बाद वहाँ पे कहा कि मेरे दोस्तों, आपको जैसा कि पता है कि बड़ी ही संघर्षों के बाद हमें ये स्वतंत्रता मिली है, लेकिन मुझे कहते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि ये स्वतंत्रता ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाएगी, बहुत ही जल्दी ये नष्ट हो जाएगी। तो जब इस तरह की भावुक अपील सरदार पटेल ने की, तो आप देखोगे कि बीकानेर के जो राजा थे और पटियाला के जो राजा थे वो उस चैम्बर ऑफ प्रिंस के प्रस्तावों से टूट गए, और वो सरदार पटेल के साथ आ गए। इस तरह से सरदार पटेल ने उनके बीच फूट डाली और उनको एकीकरण का काम किया। अब बात कर लेते हैं हम राजस्थान के एकीकरण की। राजस्थान का एकीकरण बहुत इम्पोर्टेंट इस वजह से क्योंकि यहाँ की रियासतें देश के लिए बहुत इम्पोर्टेंट थीं। कारण ये था, आप देखोगे कि मुग़लों ने भारत के ऊपर जो राज किया वो राजस्थान की रियासतों के ही दम पे काम किया था। देश के ऊपर अप्रत्यक्ष रूप से इन रियासतों का ही राज रहा था। चाहे मुग़लों का राज हो तो इनके ही दम पर राज किया था। तो इनमें जो आपकी 4 रियासतें थीं, जयपुर, उदयपुर, बीकानेर और आपकी जोधपुर, ये रियासतें तो बहुत बड़ी भी थीं और स्वतंत्र भी रह सकती थीं और बहुत पावरफुल भी थीं, और ये देश की तासीर को भी अच्छी तरह समझती थीं। तो इनके लिए सबसे पहले जो आपका अलवर भरतपुर वाला जो क्षेत्र है, भरतपुर के जो महाराजा थे उन्होंने सबसे पहले अपना विलय कर दिया था, क्योंकि वहाँ पे कुछ सांप्रदायिक दंगे हुए थे। उनकी वजह से
से हुआ था। उसके बाद वहीं पे सबसे पहले एक संघ बनाया गया, मत्स्य संघ, के.एम. मुंशी के प्रयासों से, और वो मत्स्य संघ उसमें करौली, धौलपुर और अलवर, भरतपुर को जोड़ के बनाया गया था। अब देखते हैं 17 या 18 मार्च से ये स्टार्ट होता है और 1956 तक राजस्थान का एकीकरण चलता है। इम्पोर्टेंट बात ये थी इसमें बताने की, ये सब चीज़ें तारीखें और डेटा आपको पता हो रही, बताने की बात ये थी कि अभी अभी राजस्थान सरकार ने क्या किया था कि जब ये 30 मार्च को राजस्थान का जो वास्तविक प्रारूप है वो बन के तैयार हुआ, सारी रियासतें तैयार हो गई, हस्ताक्षर हो गए, तो उस दिन माना जाता है 30 मार्च 1949 को ये हुआ था। और उस दिन भारतीय हिंदू नववर्ष का नववर्ष था, पहला दिन था, तो उसी दिन ये काम हुआ था। तो अभी अभी राजस्थान सरकार ने क्या किया है, भजन लाल सरकार ने ये किया है कि अब हिंदू वर्ष के अनुसार राजस्थान दिवस मनाएंगे। तो इसके आधार पर मैंने आपको ये सब चीज़ें बताई। अब बात कर लेते हैं एकीकरण के छुपे हुए हीरों की। तो छुपे हुए हीरों की जब मैं बात करता हूँ, आप देखोगे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल नो डाउट बहुत बड़ा हाथ है। दूसरी बात बीपी मेनन, ठीक है। अब इन दोनों नेताओं के ऊपर दो महत्वपूर्ण जो नेता थे वो थे महात्मा गांधी, जिन्होंने सरदार पटेल को ये जिम्मेदारी दी। और दूसरी बात, कहीं पे जब सरदार पटेल किसी भी रियासत को जन आंदोलन की बात कहते थे तो वो महात्मा गांधी के ही दम पे कहते थे, क्योंकि जो किसी भी रियासत के प्रधानमंत्री थे वो ये जानते थे कि महात्मा गांधी क्या चीज़ हैं, वो इतने बड़े साम्राज्य, ब्रिटिश साम्राज्य को जन आंदोलन से तोड़ सकते हैं, तो रियासत को तोड़ने में उन्हें कितना टाइम लगेगा। तो महात्मा गांधी के जो एक जन आंदोलन या जनप्रिय नेता का जो के प्रति एक भय था कि ये नेता कुछ भी कर सकते हैं, जनता से जुड़े हुए नेता हैं। और सरदार पटेल आप जानते हैं कि बहुत मेहनती और ज़मीन से जुड़े हुए नेता थे, जो कि इन चीज़ों को हैंडल करने में काफ़ी सक्षम थे। वीपी मेनन बहुत ही पढ़े लिखे और डिप्लोमेटिक थे, सारी की सारी रणनीति वीपी मेनन बना रहे थे। दूसरी बात ये थी कि आप देखोगे रियासती जनता, आप ये देखोगे कि जब ये काम कर रहे थे तो किसी भी रियासत में जनता ने विद्रोह नहीं किया, जनता का समर्थन भारत के पक्ष में था, वो सब भारत में शामिल होना चाह रहे थे। अगर जनता समर्थन नहीं करती तो कोई भी रणनीतिकार, नेता या सचिव ये काम करना इतना आसान नहीं था, और मैं कहूँ कि पॉसिबल ही नहीं हो पाता, कि जनता ने बहुत ज़्यादा समर्थन दिया भारत के पक्ष में शामिल होने के, इसलिए रियासती राजा ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए। और दूसरी बात, आप ब्रिटिश शासन प्रणाली को भी आप देखोगे तो ब्रिटिश की आलोचना बहुत सारे रूपों में की जाती है, लेकिन गलती से वो कुछ अच्छे भी काम कर गए। और उन अच्छे कामों में एक काम ये था कि आप जब देखोगे कि जब ब्रिटिश ने अमेरिका को अपना उपनिवेश बनाया था तो वहाँ पर 13 अलग अलग उपनिवेश बनाए थे, लेकिन ब्रिटिश गलती से यहाँ पे ये कर गए कि उन्होंने भारत के ऊपर जब राज किया तो संपूर्ण भारत को एक ही उपनिवेश के ऊपर बनाया, एक ही गवर्नर जनरल होता था जितना भी ब्रिटिश साम्राज्य था भारत में उसका। तो उससे भी क्या है कि एक एकीकरण का भाव पैदा हो गया जनता के अंदर कि हम सब एक हैं। और आप जानते ही हो कि इस तरह की जो बातें हैं भारत में एकीकरण की बातें तो बहुत समय पहले से जम्मू द्वीप की और वो भारत की जनता एक तो कहीं ना कहीं भावनात्मक रूप से एक दूसरे से जुड़ी हुई है। और अब दुर्भाग्य ये रहा कि पाकिस्तान अलग हो गया, और पाकिस्तान को अलग होना उस समय की राजनीतिक मजबूरी थी। मैं आपको बता दूं कि सरदार पटेल ही एक ऐसे नेता थे जिन्होंने हिम्मत करके कांग्रेस की तरफ से सबसे पहले ये कहा था कि 1947 में कि अगर विभाजन को स्वीकार नहीं किया गया तो ये देश बहुत सारे खंडों में टूट जाएगा। तो सरदार पटेल ने ये बात की थी। और सरदार पटेल ये भी चाहते थे कि सरदार पटेल यहाँ पे जो अल्पसंख्यक थे उनके अधिकारों को भी जाते थे। हालांकि उन्होंने कुछ एक ऐसा भी बयान दिया था कि भारत के मुसलमानों ने अब भारत को ये प्रूफ करना पड़ेगा कि वो भारतीय हैं, इस तरह की बातें उन्होंने की। बाद में उसकी काफ़ी आलोचना की हुई और उसमें कहा गया कि इस तरह की बातें सरदार पटेल के मुंह से अच्छी नहीं लगती। हालांकि जब आप देखोगे कि बिरला साहब ने एक बार सरदार पटेल से ये बात कही थी कि पटेल साहब क्यों ना, एक देश बन चुका है इस्लाम के नाम पर पाकिस्तान, तो क्यों ना हम हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दें। तो सरदार पटेल ने बहुत ही स्पष्ट जवाब दिया था कि हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हमने अंग्रेज़ों की लाठियाँ नहीं खाई, ये देश इस सब का है और सभी इस देश में मिलजुल के रह सकते हैं। तो ऐसे थे हमारे सरदार।